अलायंस की घोषणा हुई है और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इस अलायंस को कामयाब करेगी और बीजेपी को इंशाल्लाह हराएगी, क्योंकि बिहार में 2005 से लेकर 2025 आ गया, बिहार को सिर्फ नफरत की सौदागरी मिली है। बिहार से इस वक्त जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसने पूरे राजनीतिक गलियारे में भूचाल ला दिया है। कहा जा रहा है कि अब बिहार में ना सिर्फ एनडीए और इंडिया अलायंस आमने सामने है, बल्कि एक तीसरा मोर्चा भी मैदान में उतर चुका है। और यह तीसरा मोर्चा किसी छोटे मोटे नामों का नहीं है, बल्कि 3 बड़े चेहरों का गठबंधन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। जी हां, बिहार की राजनीति में अब नया समीकरण बन चुका है। तीसरा मोर्चा यानी ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका शॉर्ट नेम है जीडीए, और इस गठबंधन में शामिल हैं 3 बड़े नाम, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य। तीनों मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और सुनिए, 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी अब बिहार की राजनीति में 2 नहीं 3 ध्रुवों में बंटने जा रही है। अब सवाल उठता है, यह तीसरा मोर्चा बना कैसे, क्यों बना और इससे किसे सबसे बड़ा झटका लगेगा। दरअसल पिछले कई महीनों से असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम को इंडिया अलायंस यानी आरजेडी और कांग्रेस के साथ शामिल किया जाए। ओवैसी के प्रतिनिधि खुद लालू प्रसाद यादव के आवास तक पहुंचे थे, लेकिन वहां से सिर्फ ना मिला। आरजेडी ने एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया। यहां तक कि जब ओवैसी ने सीमांचल के लिए स्पेशल पैकेज और महज 6 सीटों की डिमांड रखी, तब भी प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। कहा, और यहीं से शुरू हुई तीसरे मोर्चे की कहानी। ओवैसी ने कहा है कि अगर हमारी आवाज इंडिया अलायंस नहीं सुन रहा है तो हम अपनी आवाज खुद बनाएंगे। और अब उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण तैयार कर दिया है, जीडीए, ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, क्योंकि यहीं से राजनीति का गणित समझ में आता है। अभी तक जो 64 सीटों पर सहमति बन चुकी है, उसका ब्यूरो कुछ यूं है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं एजीपी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। बाकी बची हुई सीटों पर बातचीत चल रही है और सूत्रों के मुताबिक ये गठबंधन लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। यानी बिहार की 243 सीटों में से लगभग आधी सीटों पर यह तीसरा मोर्चा मुकाबले में रहेगा। तो अब बड़ा सवाल यह है कि जीडीए की रणनीति क्या होगी। इस गठबंधन का कहना है कि हम सांप्रदायिकता और अवसरवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने उतरे हैं। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हम ना मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, ना दलितों की। अलग से हम हर उस तबके के लिए हैं जिसे अब तक केवल वोट बैंक समझा गया है। चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है, हमारा नारा है जय भीम जय मीम, और हमारा मकसद है बिहार में समानता की राजनीति। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, बिहार में सामाजिक न्याय की नई शुरुआत जीडीए करेगा। इसका मतलब साफ है, यह गठबंधन पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के उस वोट बैंक को टारगेट कर रहा है जो अब तक या तो आरजेडी के पास था या फिर कांग्रेस और जेडीयू के पास। अब जरा समझिए कि इस तीसरे मोर्चे का सीधा असर किस पर पड़ेगा। दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस अब इस नए खेल में उलझ गए हैं, क्योंकि एनडीए के भीतर पहले से ही नाराजगी है। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच की दूरी सब जानते हैं। ऊपर से जेडीयू की लिस्ट आई है और उसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। लोग कहने लगे हैं, क्या ये लिस्ट अमित शाह के ऑफिस से आई है, क्योंकि सीमांचल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इन इलाकों में मुस्लिम और दलित वोटों का बड़ा असर है। और अब अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद साथ आ गए तो यह वोट बैंक सीधे आरजेडी और कांग्रेस में खिसक सकता है। यानी इस तीसरे मोर्चे के आने से बिहार में सीधा त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया और तीसरी तरफ जीडीए। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी राय दे रहे हैं। जो लोग एनडीए और इंडिया दोनों से नाराज हैं, वो इस नए मोर्चे के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। जय भीम जय मीम का नारा एक बार फिर से गूंज उठा है। ट्विटर और फेसबुक पर हजारों लोग लिख रहे हैं कि अब बिहार को तीसरे विकल्प की जरूरत थी, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं आरजेडी बनाम बीजेपी की पुरानी राजनीति से। कई लोगों का कहना है कि अगर जीडीए ईमानदारी से काम करे तो बिहार में नया इतिहास लिखा जा सकता है।
वहीं कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जीडीए अगर सिर्फ सीमांचल तक सीमित रहा तो इसका असर सीमित रहेगा, लेकिन अगर ये गठबंधन पूरे बिहार में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारता है तो खेल पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये ओवैसी की राजनीतिक चाल है। देखिए, ओवैसी को हमेशा से एक ऐसा नेता के तौर पे देखा गया है जो मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेते हैं, लेकिन इस बार उनका दांव थोड़ा अलग है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के साथ गठबंधन करके दलित और पिछड़े वर्ग को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। यानी इस बार ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलित मुस्लिम एकता की राजनीति कर रहे हैं। और अगर यह समीकरण चल गया तो बिहार में आरजेडी का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ सकता है, क्योंकि आरजेडी की राजनीति अब तक माई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर टिकी रही है। अगर मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा ओवैसी के पास चला गया तो आरजेडी को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, अब ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू हैं जो सत्ता में हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस हैं जो सत्ता में आने की कोशिश में हैं। और अब तीसरा मोर्चा जीडीए है जो कह रहा है कि हम ना सत्ता की भूख है ना कुर्सी की लड़ाई है, हम जनता के मुद्दों की राजनीति करेंगे। इस गठबंधन की घोषणा किशनगंज में हुई है, जो बिहार को वो इलाका है जहां जय भीम का नारा सबसे पहले गूंजा था। कहते हैं पटना या दिल्ली ने नहीं बल्कि सीमांचल ने इस नए अलायंस का फैसला किया है। अब बड़ा सवाल है, क्या जीडीए वाकई बिहार के साल 2025 विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव ला पाएगा? देखिए, राजनीति में गणित ही सब कुछ है। अगर जीडीए 100 सीटों पर ईमानदारी से लड़े और 20 से 25 सीटें भी जीत ले तो यह किसी भी सरकार के गठन में किंग मेकर साबित हो सकता है, क्योंकि तब ना एनडीए को बहुमत मिलेगा ना इंडिया को। ऐसे में तीसरा मोर्चा ही तय करेगा कि सरकार कौन बनाएगा, और यहीं पर ओवैसी और चंद्रशेखर का रोल सबसे अहम हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। जय भीम जय मीम के नारे फिर से गूंज रहे हैं, जहां सांप्रदायिकता और अवसरवाद के खिलाफ तीसरा मोर्चा उतर चुका है, और जहां ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर कह रहे हैं कि अब बिहार में नई राजनीति की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता इस तीसरे मोर्चे पर भरोसा करेगी? क्या जीडीए सच में बिहार की राजनीति में बदलाव ला पाएगा, या फिर यह भी किसी चुनावी जुमले की तरह खत्म हो जाएगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या तीसरा मोर्चा 100 सीटों पर रुकना चाहिए या पूरे बिहार की 243 सीटों पर उतरना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासकर बिहार की राजनीतिक खबरों के लिए मेरे से जुड़ना मत भूलना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना भी मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।